बच्चों, आज हम कार्यशाला गणना और विज्ञान के एक टॉपिक के बारे में जानेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और टॉपिक का नाम है मास वेट डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसके साथ हम समझ लेंगे। मास और वेट में बहुत कंफ्यूजन रहता है। आप कहें नहीं सर, हमें बिल्कुल स्पष्ट है। मास द्रव्यमान, वेट भार। मास और वेट एक जैसे नहीं होते, ये अलग अलग राशियां हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, भार को न्यूटन में नापा जाता है। अरे रुको भाई, मैं पढ़ाऊंगा ना यहाँ पर। कंफ्यूजन है, आप कहें नहीं है। हमें फिजिक्स की क्लास में 9th क्लास से पढ़ाया जा रहा है, हमें बिल्कुल क्लियर है मास और वेट अलग अलग है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो एक बल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं मानोगे? अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन है, ये समझा देता हूं आपको क्यों है कंफ्यूजन। अगर मैं आपसे पूछूं आपका वेट कितना है तो उत्तर आप क्या देंगे? 60 किलो। 60 किलो, किलो तो द्रव्यमान की इकाई है ना। मैंने तो वेट पूछा था आपसे, आपने क्यों नहीं कहा 600 न्यूटन? मैंने तो वेट पूछा था ना आपसे। अच्छा, अगर कोई गेहूं की बोरी है और मैं पूछूं कि इसका वेट कितना है, आप क्यों कहते हैं 50 किलो? क्यों नहीं कहते 500 न्यूटन? मैं तो वेट पूछ रहा हूं, आप किलोग्राम में क्यों बता रहे हैं मुझे? कंफ्यूजन तो है। आप कहें नहीं सर, अभी भी कंफ्यूजन नहीं है, हम समझ रहे हैं, पर बस इस सवाल का उत्तर हमारे पास नहीं है, बाकी हम सब जानते हैं। चलिए, आपके घर में सिलेंडर जब आता है तो उसको नाप के वो दिखाता है एक स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस किस चीज को नापता है? वेट को। फिजिकल बैलेंस जो तराजू होती है वो मास को नापता है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस किसको नापता है? वेट को। और जब वो आपको नाप के दिखाता है और वो घटा के बताता है कि सिलेंडर पूरा इतने का, सिलेंडर पे वजन लिखा हुआ है, तो आपके अंदर गैस कितनी है? 14.2 किलो। स्प्रिंग बैलेंस से आपने 14.2 किलो, जो कि द्रव्यमान की इकाई है, कैसे नाप दी? कंफ्यूजन तो है। इस तरीके के सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं, वेट और मास को समझ लेते हैं, दोबारा समझ लेते हैं ताकि मुझे आगे समझाना आसान हो जाए। मास होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी ऑब्जेक्ट में जिस सब्सटेंस से, जिस पदार्थ से वो वस्तु बनी है, वो कितना पदार्थ उसके अंदर विद्यमान है, उसको हम मास कहेंगे। और वेट होता है पृथ्वी किस बल से उस वस्तु को अपनी तरफ पुल कर रही है, उसको हम वेट कहेंगे। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, और यही उसकी डेफिनेशन भी है। दूसरा, मास को नापते हैं फिजिकल बैलेंस से, जिसको हम तराजू बोलते हैं। एक पड़ रहा इस तरफ, एक पड़ रहा इस तरफ। इधर हम कोई नोन वेट रखते हैं और इधर उस वस्तु को रखते हैं जिसका हमें द्रव्यमान नापना होता है। वेट द्रव्यमान ही समझे, वे समझा रहा हूं ये सारे कंफ्यूजन। तो मास को हम नापते हैं फिजिकल बैलेंस से और तराजू से, और वेट को हम नापते हैं किससे? स्प्रिंग बैलेंस से। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें दिशा का कोई अर्थ नहीं होता, उसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता। वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बस मान है, इकाइयां हैं उसकी, लेकिन क्वांटिटी स्केलर है। और वेट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में नहीं है? सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक क्यूबॉइड है, घनाभ। ये जितनी लकड़ी का बना हुआ है, वो लकड़ी जब तक मैं इसमें से कम नहीं कर रहा या इसमें ऐड नहीं कर रहा, इसका मास उतना ही है जितनी लकड़ी से ये बना हुआ है। इसमें अमाउंट ऑफ लकड़ी, अमाउंट ऑफ पदार्थ कितना है? जिससे जितना है उतना ही है। ये ना बढ़ रहा ना घट रहा, जब तक मैं इसको काट ना दूं या इसमें कोई चीज ऐड ना कर दूं। तो ये तो है इसका मास। इस मास को जब तक मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा है, घटा नहीं रहा, इसमें ये बदलने वाला नहीं है। इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मान है। इसका जो भी मान है, जो भी इसका द्रव्यमान है। लेकिन अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो इसका वेट हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। पुल इसका वेट हमेशा अर्थ की तरफ डाउन करेगा, यानी कि उसमें डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको अपने इस हाथ पे रख लूं ऐसे,
तो मुझे इस हाथ पर इसका एक भार महसूस हो रहा है, और अगर मैं अपना दूसरा हाथ इसके ऊपर रख लूं तो उस हाथ पर मुझे इसका भार महसूस नहीं होगा। एक रिएक्शन महसूस होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन भार, इस लकड़ी का भार मुझे इस हाथ पर महसूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका भार हमेशा नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो भार एक वेक्टर क्वांटिटी है और भार बल ही है। बल भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स, भार बल ही है। दूसरा इसमें ये डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस इसका ये है कि मास को नापा जाएगा किलोग्राम में, ग्राम में, पाउंड्स में। अलग अलग प्रणालियां हैं जो हम इकाइयों में पढ़ चुके हैं। और वेट को नापा जाएगा न्यूटन में, डायन में या पाउंडल में, अलग अलग प्रणालियों में। इनकी इकाइयां भी अलग हैं। और इसमें क्या अंतर हो सकता है? मास कभी चेंज नहीं होगा। मतलब आप उसको, मास को यहां नाप लें पृथ्वी पर, चांद पर नाप लें, स्पेस में नाप लें, पानी के अंदर नाप लें, उस वस्तु का द्रव्यमान, मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें से हमने ना कोई सब्सटेंस हटाया और ना उसमें कोई ऐड किया। हाँ, किसी सेब को आप यहाँ नापें और कहें 1 किलोमीटर दूर जाके उसको नाप के देखता हूँ और बीच में आप उसको खा जाएं, तो वो कम हो जाएगा। अगर सब्सटेंस को आपने हटाया नहीं या उसमें जोड़ा नहीं तो मास चेंज नहीं होगा। पर वेट, सब्सटेंस को बिना हटाए या जोड़े भी वेट चेंज हो जाता है। पानी के अंदर आपको वो वस्तु हल्की महसूस होती है, उसके भार में कुछ कमी आती है। मास में कोई कमी नहीं आई, मास उतना ही है। अगर आप मून पे चले जाएं, चंद्रमा पर, जहां का गुरुत्वाकर्षण जो बल है, त्वरण है, जी का मान, वो पृथ्वी के जी के मान से 1/6 हिस्सा होता है। तो वहां पर आप अगर नापेंगे किसी वस्तु को तो उसके भार में 6 गुना कम हो जाएगा उसका भार। तो अगर कोई बहुत भारी, कोई मेरा स्टूडेंट है और वो इस बात से उसको तकलीफ हो रही है कि वो उसका वजन कम क्यों नहीं हो रहा, तो आप मून पे जाकर नाप सकते हैं अपने आप को, आपको 6 गुना कम नजर आ जाएगा, पर वो वेट होगा, मास उतना ही है। उसको कम करना है तो थोड़ा वर्जिश करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, अगर पृथ्वी की जितनी त्रिज्या है 6340 के करीब है, अगर उससे दुगनी त्रिज्या पे हम जाके किसी चीज को नापे, जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊंचाइयों पे जाएंगे आपके भार में कमी आए। वो क्यों कमी आती है? क्योंकि अगले एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है, F=gmm/r²। अगर मास ऑफ पृथ्वी भी सेम है, उस वस्तु को जिसको हम नाप रहे हैं वो भी हमने सब्सटेंस हटाया घटाया नहीं है, और जी भी कांस्टेंट है, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है। अगर हमने पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी बढ़ानी शुरू कर दी तो नीचे स्क्वायर के अनुपात में उसके भार में कमी आने लगती है। तो हम जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे हमारी वस्तु का भार कम प्रतीत होने लगता है। एक इसका और अंतर है, वो ये है कि मास किसी भी वस्तु का कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु है तो उसका मास होगा, अगर वो वस्तु ही नहीं है तो फिर तो किसी वस्तु के मास की कोई बात ही नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई वस्तु है तो उसका मास 0 नहीं हो सकता, पर उसका वेट यानी कि भार 0 हो सकता है अगर कोई बल ही उसको अपनी तरफ ना खींच रहा हो, यानी कि स्पेस में, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में किसी ग्रह का कोई बल उस वस्तु पर नहीं लग रहा, तो वो किसी ग्रह की तरफ नहीं जा रही है, तो वस्तु अंतरिक्ष में मतलब कि बिना किसी भार के महसूस की जाती है। तो ये तो इसके डिफरेंसेस रहे। यहाँ पर हमें सिर्फ समझने के लिए इतना काफी है कि द्रव्यमान और भार एक जैसी नहीं है, ये अलग अलग राशियां हैं। द्रव्यमान जिसको मास कहेंगे, वेट जिसको भार कहेंगे हिंदी में, ये अलग अलग राशियां हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर, कंफ्यूजन वाले सवाल पर, कि जब ये दोनों अलग अलग राशियां हैं तो हम जब पूछा जाता है वेट कितना है इस बोरी का, तो हम क्यों कहते हैं कि इसमें 50 किलो वेट है? क्या फिजिक्स गलत है? जो टीचर ने हमें फिजिक्स में पढ़ाया वो गलत है? नहीं, वो सही है। तो क्या हम जो बोलते हैं वो गलत है?
पूरी तरह से ये बात सच नहीं है। टेक्निकली यस, टेक्निकली हम गलत बोलते हैं। अगर हम उसके आगे किलोग्राम वेट लगाएंगे तो वो टेक्निकली सही हो सकता है, लेकिन हम खाली अगर किसी को पूछे इसमें कितना वेट है और हम उसको किलोग्राम में बता रहे हैं तो हम टेक्निकली गलत हैं। हमें बताना चाहिए 50 किलोग्राम वेट। पर फिर भी हम ये कम्युनिकेशन क्यों करते हैं कि हम पूछ रहे हैं वेट कितना है इस बोरी में और हम बताते हैं उसको द्रव्यमान में। उसका एक सरल सा एक उत्तर है। उत्तर ये है कि हम फोर्स को नहीं जानना चाह रहे। मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि इस बोरी को पृथ्वी कितने बल से अपनी तरफ खींच रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बोरी के अंदर गेहूं कितना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जानना चाह रहा हूं कि इस बोरी के अंदर जो गेहूं है या चावल है, जो भी पदार्थ है, वो कितना है, उसका अमाउंट जानना चाह रहा हूं। मैं वो बल नहीं जानना चाह रहा हूं जिससे वो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। तो हम उसका उत्तर बताते हैं किलोग्राम में। अगला कंफ्यूजन ये है कि स्प्रिंग बैलेंस से, जो कि भार को नापने की एक यंत्र है, उससे जब हम सिलेंडर को नापते हैं या अपना वेट जब मैं किसी मशीन पे, वेइंग मशीन पे खड़े होकर नापता हूं, वो तो तराजू नहीं है, उस पर तो दूसरी तरफ कोई वेट नहीं लग रहा जो उसको जी को कैंसिल आउट कर रहा है। तब वो कैसे बताता है किलोग्राम में? उस पर तो लिखा आता है 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, इस पे लिखा आता है 30 किलोग्राम। तो ये नापना तो चाहिए था इनको वेट, पर ये किलोग्राम में क्यों बताने लगे? क्या ये गलत है यंत्र, या हमें फिजिक्स में गलत बताया? नहीं, दोनों चीजें सही हैं, पर हम ऐसा करते कैसे हैं और क्यों करते हैं? उसका उत्तर वही है। मैं ये नहीं जानना चाह रहा कि इस सिलेंडर को पृथ्वी अपनी तरफ किस बल से खींच रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसके अंदर गैस कितनी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जानना चाह रहा हूं, मैं मास जानना चाह रहा हूं उस गैस का, राइट? तो क्यों करते हैं ये तो हमें पता चल गया। कैसे करते हैं, अब इस बात का उत्तर रह गया। देखिए, जब हम स्प्रिंग बैलेंस से किसी सिलेंडर को उठाते हैं, किसी भी वस्तु को उठाते हैं, तो जो सिद्धांत है वो वेट का ही है, वो वेट ही नाप रहा है। लेकिन उस वेट पे ये पॉइंटर कहाँ आया? मान लीजिए वो 50 न्यूटन उसने नाप दिया। उस 50 न्यूटन को मैं 10 से भाग कर दूंगा, मतलब जी हटा दूंगा, तो क्योंकि जी तो कांस्टेंट है ना भाई, जी का मान तो 9.81 हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो हम उसको जी से भाग करके जो वैल्यू आई 5, हमने उसको पॉइंटर के आगे लिख दिया 5। फिर अगला 10 किलोग्राम का वेट टांगा, तो इसने बता दिया 100 न्यूटन। नाप तो दिया उसने 100 न्यूटन, क्योंकि पृथ्वी ने उसको खींचा अपनी तरफ और स्प्रिंग में वो खिंचाव आया। उस स्प्रिंग के साथ लगा हुआ वो पॉइंटर जो है उसने आपको बता दिया कि ये 100 न्यूटन बता रहा है 10 किलोग्राम को। तो हमने उस 100 किलोग्राम को फिर 10 से भाग कर दिया, 9.81 से भाग कर दिया, और जो मान आया मैंने उसको पॉइंटर को आगे वही वैल्यू लिख दी किलोग्राम में। इसको कहते हैं कैलिब्रेशन। हमने एक राशि को दूसरी राशि को नापने के लिए कैलिब्रेट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे इस बात में रुचि नहीं है क्योंकि वो पृथ्वी उसको कितने अपने तरफ खींच रही, किस बल से। मुझे इस बात को जानने में रुचि है कि उस सिलेंडर या उस वस्तु में कितना सब्सटेंस है। कंफ्यूजन दूर हो गए? ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्या हमें द्रव्यमान से ये पता चल जाता है, सिर्फ द्रव्यमान से क्या हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज भारी होगी, कौन सी चीज हल्की होगी? आपके यहाँ जो 2 किलो की चीज होगी वो भारी होगी, जो 1 किलो की चीज होगी वो हल्की होगी। बात तो सही है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं रुई या लोहा कौन सा पदार्थ भारी होता है? आप सब जानते हैं लोहा भारी होता है रुई से, है ना? अगला मेरा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे में से क्या चीज भारी होगी? क्या लोहा भारी होगा? नहीं, दोनों 1 किलो है ना, तो दोनों बराबर होगी। 1 किलो का बट्टा एक तरफ रख दीजिए आप तराजू में, दूसरी तरफ 1 किलो रुई रखेंगे तो वो स्प्रिंग, वो बैलेंस है, वो बीच में आ जाएगा। इधर से जी जितना उसको नीचे करना चाह रहा है वो जी यहां पर भी लगा हुआ है, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रह गया खाली मास। क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू जी। अब जी और जी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, इधर भी फोर्स लग रही है mg, इधर भी फोर्स लग रही है mg, जी जी तो कैंसिल हो गया। अब इसका मास जब इसके मास के बराबर होगा तो आपका वो पॉइंटर बीच में आ जाएगा। वही फिजिकल बैलेंस का एक सिद्धांत होता है, कार्य करता है। तो 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा
दोनों में द्रव्यमान तो सेम है। इससे ये अंदाजा नहीं हुआ कि कौन सा भारी कौन सा हल्का, क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर हो गया ना तराजू। पर अभी फर्क क्या आया, 1 किलो लोहा इतना सा होगा और 1 किलो रुई बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी तब वो उसके बराबर आएगा। इसका मतलब इसका आयतन बहुत बड़ा है 1 किलो रुई का, और इस 1 किलो लोहे का आयतन बहुत छोटा है। तो हमें एक ऐसी राशि चाहिए जो हमें इस बात का अंदाजा दे दे कि कौन सा पदार्थ दूसरे की तुलना में भारी होगा या हल्का होगा। वो राशि है डेंसिटी, जिसको हम घनत्व कहते हैं। एक्चुअली घनत्व से हमें पता चलता है कि कौन सा पदार्थ दूसरे पदार्थ से भारी है। घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान भाग आयतन, एक इकाई आयतन। अच्छा, यहां पर आपको यह भी मैं समझाना चाहता हूं, जब हम किसी का अनुपात देखते हैं या डेफिनेशन भी हम अगर देखें, घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है? किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति एक इकाई आयतन में, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट मतलब एक, प्रति एक इकाई। याद आया वो इकाई वाला मेरा? और किसी ने इकाई का मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में। सो अगर एक इकाई, मैं कोई भी मान लेता हूं एक इकाई, उस एक इकाई में कितना तो ये पदार्थ आ जाएगा, कितना मास तो इसका आ जाएगा, या कितना दूसरे का आ जाएगा। जिसका ज्यादा मास आ जाएगा वो भारी हो जाता है। तो डेंसिटी है वो राशि जो हमें किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ की तुलना में भारी और हल्के होने का बोध करवाता है। खाली मास से नहीं पता चलेगा। 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई बराबर होगी, मास से हमें ये नहीं पता चला कि कौन सा हल्का है कौन सा, जब तक हमने उसके वॉल्यूम को मास के साथ नहीं देख लिया। तो वॉल्यूम और मास के जो रिलेशन है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा पदार्थ दूसरे पदार्थ से हल्का या भारी होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ घनत्व बता रहा हूं अलग अलग पदार्थ के। लोहे का घनत्व है 7820 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एल्युमिनियम का है 2720 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लेड का है 11340 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कॉपर का है 8960 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जब डेंसिटी हमने लिख दी चारों की, अब इस डेंसिटी को देख के हम बता सकते हैं कि लेड, जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वो सबसे भारी है। कॉपर उससे थोड़ा हल्का है, लोहा उससे भी थोड़ा हल्का है, और एल्युमिनियम बहुत हल्का है सबसे। ये हम कैसे नापते हैं? अच्छा, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी, जिसमें हम रोजाना नहाते हैं। ओके, एक बाल्टी, उसमें अगर मैं पूरा पानी भर दूं या उसमें अगर मैं रेत भर दूं, कौन सी चीज भारी होगी? रेत वाली बाल्टी। अगर उसी बाल्टी में हमने इकाई बाल्टी रखी, उसी इकाई में कितना पानी आएगा या कितना रेत आएगा या कितना लोहा आएगा। अगर मैं लोहे को एक ढलाई करके उसमें फिट कर दूं अंदर, वो तो उठे भी ना हमसे। डेंसिटी क्या कह रही है कि उसी इकाई वॉल्यूम में कितना आपने पदार्थ द्रव्यमान उसमें डाल दिया, वो एक अंदाजा देता है आपको कि कौन सी चीज भारी और कौन सी चीज हल्की होनी चाहिए। उसी इकाई में कितना द्रव्यमान आया हुआ है, उस राशि को हम डेंसिटी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रो सिंबल से या बड़े कैपिटल डी से। आपको मजेदार एक बात बताता हूं। आप कभी कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी आपने। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज के फ्रीजर में रखना, फ्रीजर में। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ऊपर थोड़ा सा जगह रहती है। कभी सोचा है ये जगह क्यों दी जाती है? ढक्कन और जहां तक कोल्ड ड्रिंक का लेवल आया है उसके बीच में एक खाली स्पेस होती है एयर की। क्यों? आप उसको फ्रीजर में रखना, आप जब उसको 3-4 घंटे बाद निकालेंगे, वो बर्फ बन चुकी होगी आपकी कोल्ड ड्रिंक, और आप देखेंगे कि उसने पूरी बॉटल का एक आयतन को घेर लिया है। और ज्यादा देर अगर रखेंगे तो हो सकता है बॉटल टूट भी जाए। इसलिए कभी भी बॉटल को फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए, कांच की बॉटल, क्योंकि जमने के बाद, सॉलिडिफाई होने के बाद पानी बढ़ता है। अब मजे की बात यह है
कि पानी तो हमने उसमें ऐड नहीं किया, जो कोल्ड ड्रिंक का सब्सटेंस था, पदार्थ था, वो तो उतना ही था ना, उसमें हमने उसको ना ऐड किया ना उसमें निकाला, वो तो बंद थी बॉटल, लेकिन उसका आयतन बढ़ गया। अब डेंसिटी के फॉर्मूले पे दोबारा आते हैं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हमने चेंज नहीं किया और नीचे की चीज बढ़ा दी। बर्फ बढ़ जाता है जमने के बाद, पानी जमने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ गया तो पूरी चीज, ये जो पूरी चीज है डेंसिटी यानी कि कम हो गई, क्योंकि मास वही रहा और डिनोमिनेटर में आपने कोई संख्या को बड़ा कर दिया तो पूरे मान छोटा हो गया, डेंसिटी कम हो गई। ये डेंसिटी यानी कि बर्फ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, इसीलिए बर्फ पानी में तैरता है, नीचे नहीं बैठता। क्यों तैरता है? क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है, वो हल्का, मतलब अगर उतना ही बर्फ हो और उतना ही आप पानी लें तो पानी भारी है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और बर्फ हल्का है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो गई है। क्यों हो गई है कम? क्योंकि वॉल्यूम उसकी बढ़ गई है, मास वही रहा है। अब इस डेंसिटी का एक और आपको गुण, कैरेक्टरिस्टिक बता देता हूं। किसी भी पदार्थ की डेंसिटी निश्चित होती है, वो चेंज नहीं होती। उस पदार्थ से जब भी आप प्रयोग करके कोई भी वस्तु बनाओगे, उसकी डेंसिटी पदार्थ की होती है, वस्तु की। वो वस्तु कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, अगर पदार्थ सेम है, वही है, तो उसकी डेंसिटी हर जगह सेम रहेगी। आपके नहीं सर, मेरी किताब में कहीं कहीं लिखा है 7820 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब फेरस की डेंसिटी, और कहीं कहीं लिखा है 7.820 यानी कि 7.820 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये तो दोनों मान अलग है, डेंसिटी अलग है। डेंसिटी अलग नहीं है, प्रणालियां अलग हैं, यूनिट्स की सिस्टम्स अलग हैं। अगर आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दो तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, और नीचे जो मीटर क्यूब लिखा हुआ है, 1 मीटर क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि मीटर 3 बार गुणा हुआ है। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 100 से 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो नीचे 100 गुणा 100 गुणा 100 और ऊपर 1000 फालतू आया है। आप जब इस कैलकुलेशन को करोगे तो आपके पास 7.820 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों एक ही चीज है, बस यूनिट्स अलग होने की वजह से उनके मान आपको अलग महसूस हो रहे हैं। डेंसिटी चेंज नहीं होती किसी पदार्थ की, वो सेम ही रहती है, चाहे आप उससे कितनी भी बड़ी वस्तु बना लें। क्योंकि हमने जब डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, उसमें प्रति एक आयतन की बात करी है। वो आयतन कितना भी बड़ा हो, जब हम उसको एक इकाई पे लेकर आएंगे, हर छोटी छोटी इकाइयों में बांटेंगे, तो हर इकाई का उतना ही द्रव्यमान होगा जितना उसकी डेंसिटी द्वारा बताया जा रहा है। अगली राशि जो हमें यहाँ समझनी है वो एक साथ ही समझ लेते हैं। उनको कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हिंदी में आपेक्षित घनत्व और विशिष्ट घनत्व कहते हैं। आपेक्षित घनत्व और विशिष्ट घनत्व किसी भी पदार्थ की किसी दूसरे एक रेफरेंस पदार्थ के तुलना में उसकी कितनी डेंसिटी है, इन दोनों का अनुपात, ये हमें बताता है। आमतौर पे ये जो रेफरेंस वाला पदार्थ है उसको हम वाटर लेते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मान के चलते हैं, मतलब होती है, और उससे ये गणना करना बहुत आसान हो जाता है। और उससे एक ये भी फायदा हो जाता है कि हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ पानी में तैरेगा, ऊपर होके तैरेगा, पानी की सतह पे तैरेगा या डूब जाएगा। तो ये आपका है आपेक्षित घनत्व और विशिष्ट घनत्व। इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है। ऊपर उस पदार्थ की डेंसिटी लिखी हुई है, नीचे पानी की डेंसिटी लिखी हुई है, इन दोनों का ये अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अभी हमारे जितनी भी वीडियोज आ रही हैं इस चैनल पे, वो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे हैं। जब परीक्षाएं आएंगी, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर्स रटने नहीं पड़ेंगे, आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। कोई सवाल रह गया हो या कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आ रही हो, आप मुझे कमेंट करें और मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा।